भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कारोबारियों से बोले पीएम मोदी, आप एक कदम बढ़ाइए, सरकार 4 कदम बढ़ाएगी। आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र। पीएम ने कहा 5 आय फॉर्मूले से भारत बनेगा आत्मनिर्भर। विकसित भारत के लिए सबका सहयोग जरूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लॉन्च किया एप्लीकेशन। बताएगा किस अस्पताल में कितने बेड खाली। केजरीवाल बोले दिल्ली में कोरोना केस बढ़ रहे लेकिन इंतजाम है पूरे। अम्फान के बाद अब चक्रवात निसर्ग का खतरा। महाराष्ट्र गुजरात में निसर्ग तूफान की दस्तक। मुंबई गुजरात दमन के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का ऐलान किया तो आज सुबह से ही बॉर्डर पार करने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आसानी से गाड़ियां आ जा रही थीं। बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों का कहना है कि उन्हें बॉर्डर सील करने का अभी तक आदेश नहीं मिला और ऐसा ही नजारा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी देखने को मिला। यहां पर भी गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली बॉर्डर को सील करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अगले 7 दिनों तक दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी बॉर्डर सील नहीं हुआ है। वहीं देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अब कुमाऊं विश्वविद्यालय एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। दरअसल कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा नैनीताल के भीमताल कैंपस में बेरोजगार युवाओं के लिए कई प्रकार के शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इन छात्रों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कारपेंटर और प्लम्बिंग समेत धर्माचार्य के कोर्स भी करवाए जाएंगे ताकि छात्र घर बैठे रोजगार कर सके। और इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी का कहना है कि पहले से बेरोजगारी की मार झेल रहे देश पर कोरोना संक्रमण की भी मार पड़ी है। ऐसे में युवाओं को और अधिक बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ेगी और इसी को देखते हुए उनके द्वारा यह फैसला किया गया। कैंपस है, वहां पर एक हमारा कम्युनिटी कॉलेज है, वहां पर वोकेशनल कोर्सेज हमारे चलते हैं। ठीक है, उस कम्युनिटी कॉलेज में हम कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाएंगे, जैसे 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के प्रोग्राम, जैसे प्लम्बिंग का हो गया, कारपेंट्री का हो गया। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम। तो इसके लिए भी हम ये चाह रहे हैं कि वहां पर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट किए जाए, जो कि जो हमारे विद्यार्थी हैं ये भी कुछ सीखें। भाई ये परंपरा तो आगे बढ़ानी है ना, तो ये जरूरत तो है ही, तो ये भी तो हर तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें, 2-3 महीने कोर्सेज, बच्चा सीखे उसको और उसको रोजगार प्रद बनाए। वहीं बाहरी राज्य से लगातार आ रहे प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों पर नैनीताल के 2 होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। इसको लेकर पीएमएस धामी ने रियो ग्रांड पहुंचकर क्वारंटीन सेंटर बनाने जा रहे होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में साफ सफाई, रहने खाने की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ ही होटल कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर डॉक्टर धामी ने बताया कि बाहरी राज्यों से प्रवासी आ रहे हैं और उनकी टेस्टिंग, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा क्वारंटाइन सेंटर में रखने के साथ ही खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। खाना बंद करके जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इनके पास होटल के कर्मचारी जो है बहुत कम मात्रा में और खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी व्यवस्थाएं प्रशासन अपनी तरफ से खाने के लिए और सिक्योरिटी और जितने भी एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत है तो प्रशासन इसकी तरफ से करेगा। और हम अपना पूरी तरीके से मेडिकल टीम, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और एक जो कार्डियक केयर सेंटर में जितनी भी सुविधाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं और इमरजेंसी मेडिसिन हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड एक सेंटर की तरह इसको विकसित कर रहे हैं। तो वहीं लक्सर में लॉकडाउन में सरकार की ओर से छूट देने के साथ ही हर तरह के माफिया अब सक्रिय हो चले हैं। खनन माफिया हो या फिर लकड़ी माफिया, लक्सर में हरे पेड़ों को काटने का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। और ऐसी ही एक घटना को लक्सर के सेठपुर गांव में अंजाम देते हुए लकड़ी में शीशम के पेड़ को काट दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब लक्सर के वन रेंज अधिकारी गौरव अग्रवाल से बात की गई तो पहले तो वो मामले से बचते दिखाई दिए, लेकिन बाद में इस मामले की जांच कराने की बात कही। ये मामला आया था
तो वन विभाग की टीम वहाँ गई थी और वो जांच कर रहे हैं। जिनके द्वारा पेड़ का कटान करने की शिकायत है उनके द्वारा कहा गया है कि पेड़ उखड़ गया था बारिश के कारण, तो हमने यहाँ से वन दरोगा को नामित कर दिया है और वो यहाँ पर जांच करके जांच आख्या देंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के गदरपुर में एक शादी समारोह में विवाद के बाद हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 2 दर्जन से भी ज्यादा महिलाओं और पुरुषों पर मामला दर्ज किया है। थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि एक विवाद को लेकर कुछ महिलाएं लॉकडाउन पर प्रदर्शन के प्रतिबंध के बावजूद थाने में प्रदर्शन कर रही थी। इन महिलाओं के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि मामले में बोर्ड के एक सभासद पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। झगड़ा हो गया था और जिसकी सूचना हमारे वार्ड मेंबर ने यहाँ थाना अध्यक्ष जी को दी थी। उसके बाद वहाँ पुलिस गई थी और जिनके जो चोटिल लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उन पीड़ितों को लेकर जुनैद जो वहाँ के वार्ड मेंबर्स हैं, सभासद हैं हमारे, वो उनको लेकर उनकी दवाई के लिए यहाँ से रुद्रपुर गए और रुद्रपुर से हल्द्वानी वगैरह गए। तो दूसरे पक्ष में आकर किसी तरीके से हमारे सभासद के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी यहाँ। तो हम लोग थानाध्यक्ष महोदय से निवेदन करने आए थे कि ये जो वहाँ पर हमारे सभासद गए हैं वहाँ पर एक मदद के तौर पर गए थे, ना कि वो उस झगड़े में इन्वॉल्व हैं, और कृपया उनका नाम इस मुकदमे से हटा दिया जाए। अध्यक्ष जी ने पहले मुकदमा किया है और मुकदमा करके अब जांच करेंगे और जांच करके जो भी सही होगा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी जांच सही होगी वही होगा। और अगर जुनैद वहाँ पर नहीं है और सभासद नहीं है उस झगड़े में, तो उनका जुनैद का नाम निकाला जाए। जयपुर में कुछ 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, तो जिसपे एक पक्ष के द्वारा जो है अपनी तहरीर में वार्ड मेंबर का भी नाम दिया है। तो उसी क्रम में जो है आज चेयरमैन का जो सदस्य है उनकी टीम आई थी हमारे थाने में वार्ता करने के लिए कि वो नामजदगी शायद गलत है। तो हमने आश्वस्त किया है उनको कि हम लोग विवेचना के दौरान यह देख लेंगे कि यदि नामजदगी गलत है तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। खबर उत्तराखंड के वाजपुर से है, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करने के लिए 4 टीमों का गठन किया। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों पर पंप लूट का मामला दर्ज कर लिया है। का 1:30 बजे के आसपास ये इंदर पेट्रोल पंप है रामराज रोड पे, वहाँ एक घटना हुई है। उस घटना में जो सीसीटीवी कैमरा हमने देखा है उसमें 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं और वहाँ एक लूट की घटना उन्होंने की है। जो तहरीर हमें पेट्रोल पंप के मैनेजर के द्वारा दी गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि 7.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। इधर मोटरसाइकिल खड़ी थी उनकी, मैंने पुलिस साइड जाकर मशीन चालू करी, मैंने भैया मोटरसाइकिल इधर ले आओ, तो मोटरसाइकिल जो उधर लेकर आया पुलिस साइड में। जब मोटरसाइकिल उधर लेकर आया तो मैंने उनका तेल डाला, एक कह रहा 100 का डालना है, कह रहा 200 डाल दो, तो 200 का तेल मैंने डाल दिया उनका। मैं तेल डाल के मशीन बंद करके पैसे में रख के बाथरूम में चला गया सीधा। बाथरूम में से मैं आ रहा था तो बोले भैया फ्रिज कहाँ है, मैंने फ्रिज है ठंडा पानी। बोले यार ठंडा पानी तो बहुत हो रहा है इसमें। मैं हाँ भैया ठंडा पानी तो होगा ही, जब रात में कोई पीने नहीं आया तो है तो ठंडा पानी तो हो ही होगा उसमें। तो मैं पेशाब फिर आ ही रहा था, फिर मुझे यहीं पकड़ लिया उन्होंने। यहाँ पकड़ के मुझे तीनों ने मेरे 3-4 यानी कि पिस्टल के वो मारे यहाँ पर मेरा सिर। तो वही बाजपुर क्षेत्र के 20 गांवों और नगरीय क्षेत्र के किसानों, मजदूरों एवं व्यापारियों से भूमि धरी का अधिकार छीनकर अन्याय किया गया, जिसे अब कांग्रेसियों ने इस भूमि प्रकरण का बेड़ा लेते हुए आंदोलन की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को उनका हक दिलाने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है और क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। तो वहीं आंदोलन के तहत 2 से 5 जून तक सभी सामाजिक संस्थाओं, व्यापार मंडल एवं प्रबुद्ध लोगों से पत्र व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद 6 जून को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कार्यालय के सामने और 7 जून को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर, तो वहीं 11 जून से आंदोलन के दूसरे चरण नींद हराम कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ होगा। के बाद भी अगर ये मामला नहीं सुलझ रहा है तो हमें सरकार की मंशा पर शक, संदेह है कि ये कोई ना कोई किसानों का अहित करने जा रही हैं। तो हम यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जवाब दूँ कार्यक्रम के तहत आज धरना प्रारंभ किया है हमने। तहसील के गेट पर आज जवाब दूँ धरना है हमारा, जिसमें हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आश्वासन के बाद भी ये मामला अभी तक सुलझा क्यों नहीं है
और आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि लोगों के इतने पुराने भूमिधरी के अधिकार छीने गए। और इस आंदोलन का पहले चरण में जवाब दो है जो 10 तारीख तक चलेगा। आज हम धरना दे रहे हैं और अब कल से सभी सामाजिक संस्थाओं से संपर्क करें। तो उत्तराखंड के लढौरा में कुछ दिन पहले 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि प्रशासन ने लढौरा के 3 मोहल्लों को सील कर दिया था। मोहल्ला हजरत बिलाल को केवल 70 मीटर तक सील किया गया था, जो कि इसी दायरे में आ रहे थे। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सील करने के बाद उनकी सुध-बुध लेने कोई नहीं पहुंचा। लोग 70 मीटर की दूरी सील होने के कारण आसपास की दुकान पर भी नहीं जा पा रहे थे। यही नहीं, क्षेत्र के लोगों को पशु चारा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की भी छूट नहीं दी गई और साथ ही साथ बीमार होने पर दवाई लाने की भी छूट नहीं है। लोगों का कहना है कि इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मान लीजिए हमें कोई मजबूरी है, मान लो हमें वैसे तो कोई शौक नहीं है बाहर घूमने का। जब हम 3 महीने से अपने घर में पड़े हैं तो 28 दिन का लगा चाहे 30 दिन का लगा, हम तो फिर 30 दिन भी रहेंगे। लेकिन जो छूट है, मान लो कोई दिक्कत है, इमरजेंसी है, वो हमारी इमरजेंसी पूरी होनी। छोटा काशकार है, हमारे डंगरों की दिक्कत है, खेत में जाने की भी दिक्कत है, हमें बहुत कुछ दिक्कत है और बीमार भी हैं। मेरे गुर्दे में कल से दर्द हो रहा, परसों जो हो तो दस्त लग गया था। तो प्रशासन की तरफ से कोई आया आपको? कुछ नहीं, कोई पूछ नहीं रहा, कोई नहीं है। मैंने राजेंद्र को फ़ोन करा, हमने हंस कर टाल दिया, कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, चेयरमैन साहब आए थे, कहीं आए थे, ये किसी ने फ़ोन करा होगा, उन्होंने किट काट भिजवाई 8-10 जो गरीब आदमी थे। से हजाज जिला मुख्यालय कुचामन सिटी और डीडवाना के राजकीय चिकित्सालय में कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है। अगर बात करें कुचामन सिटी की राजकीय चिकित्सालय की, तो इस अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में 61 पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल के कोविड केयर प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीके गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुचामन सिटी में संक्रमित हुए 79 मरीजों को इलाज के लिए लाया गया था, जिनमें से 3 मरीजों को उनकी स्थिति के मद्देनजर जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के बाद स्वस्थ हुए 2 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया। साथ ही साथ बाकी के 76 मरीजों में से 15 मरीजों को कुचामन सिटी के राजकीय अस्पताल में स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। फिलहाल कुचामन सिटी, नावा, मकराना, पर्वतसर और रियाबड़ी इलाके के 61 मरीजों का इलाज वर्तमान में जारी है। हॉस्पिटल में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया हुआ है कुचामन हॉस्पिटल को, जिसमें हमारे 50 बेड या रिजर्व 30 हैं, 20 रिजर्व हैं हॉस्पिटल में और 40 बेड का देवनारायण में हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। उसमें से अभी तक हमारे यहाँ 79 मरीज आए हैं, जिसमें से 3 को हमने जयपुर रेफर किया हुआ है, जिसमें से 2 नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो सीकर के पाटन थाना क्षेत्र के नाथा की नागल गांव में शुक्रवार रात को घर में सो रही युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसपी दिनेश अग्रवाल ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी और मृतका के बीच प्रेम संबंध था, जो कि युवती के एसएससी में चयन होने के बाद टूट गया और इसी से नाराज होकर उसने योजना बनाकर उस युवती की हत्या कर दी। एक लड़की के जलने की सूचना आई थी और उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ और इसका 302 IPC में इसका मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान ये बात सामने आई कि जो लड़की थी वो और उसके जो अभियुक्त है उन दोनों के बीच में आपस में प्रेम संबंध था और किसी कारण से उनमें विवाद हो गया। लड़की का चयन कहीं किसी कोई सरकारी नौकरी में हो गया, इसके कारण से उनमें आपस में बातचीत कम हो गई और लड़के ने हताशा में एक पेट्रोल खरीदा और पेट्रोल खरीदने के बाद में वो उसके घर की छत पे चढ़ गया और चढ़ करके उसने उस पर पेट्रोल डाला। वहीं पाली के सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत लगातार लॉकडाउन में विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। साथ ही कई गांवों का दौरा कर उन्होंने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और नरेगा स्थलों पर छाया, पानी, आवश्यक मेडिकल दवाइयां और मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ गांवों की समस्याओं को लेकर ग्रामवासियों से बातचीत भी की।
तो आपको बता दें कि गत 2 दिनों से लॉकडाउन में पूरी तरीके से ढील मिलने के बाद नसीराबाद नगरवासियों ने नियम कानून को ताक पर रख दिए और बेखौफ बाजारों में घूमने लगे हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता ने माय पुलिस जाब्ते के साथ शहर भर का दौरा किया और इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट गुप्ता ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाने की भी अपील की। आपको बता दें कि खाद्य सामग्रियों की दुकानदारों को खास तौर से हिदायत दी गई है कि दुकान के ग्राहकों को गोलों में खड़े करके ही राशन वितरित किया जाए। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट गुप्ता ने बताया कि अगर नगरवासी इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं धौलपुर के रेलवे स्टेशन पर करीब 2.25 महीने बाद प्रवासी मजदूर और यात्रियों से भरी हुई ट्रेन सचखंड एक्सप्रेस पहुंची। नांदेड़ से चलकर अमृतसर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन से 15 यात्री स्टेशन पर उतरे और धौलपुर से 1 दर्जन यात्री ट्रेन में बैठे। स्टेशन पर उतरने वाले सभी यात्रियों का रिकॉर्ड मेंटेन भी किया गया, जिनमें से 7 यात्री धौलपुर के रहने वाले, वहीं 8 यात्री करौली और सवाई माधोपुर जिले के हैं। अच्छा है, काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कम चढ़े तो वहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह करके आके ट्रेन में ही आ रही है अभी फिलहाल। और मैं हिंगोली से आया हूँ और यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। क्यों आए थे, कहाँ फंसे हुए थे या अपने घर आए? मैं वहाँ जॉब करता था, 3 महीने से छुट्टी लेनी थी, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से वहीं पर था। अभी जब ट्रेन चालू हुई तो अभी घर आया। खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां रोडवेज आज अपने 100 नए रूट शुरू करने का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि शाम तक इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी के साथ साथ नए रूटों पर ऑनलाइन आरक्षण भी शुरू हो जाएंगे। झुंझुनू समेत शेखावटी की अगर बात की जाए तो करीब 1 से 2 दर्जन बसों का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव ले लिए गए हैं। झुंझुनू में 18 मार्च से बसें बंद थी, जबकि लॉकडाउन तो 25 मार्च से हुआ था, लेकिन झुंझुनू में कोरोना का मरीज आने के कारण 18 मार्च को कर्फ्यू लग गया था और 18 मार्च के बाद से रोडवेज की बसें बंद कर दी गई थी। अब कुछ दिन पहले 55 रूटों पर रोडवेज ने बस चलाई थी और झुंझुनू में केवल 1 बस जो जयपुर से गंगानगर के लिए रवाना होती है, जो यहाँ पे 11:30 बजे पहुँचती है जयपुर से, और वापस जयपुर जाने के लिए गंगानगर से आती है, वो 3 बजे के लगभग यहाँ पे आती है। उनमें अभी तक तो ये था कि ऑनलाइन जो है रिजर्वेशन होगा, ये प्रोसीडिंग था। अब जो है नए अनलॉकडाउन 1 में 100 रूट और चलाए जा रहे हैं रोडवेज के द्वारा, जिनमें झुंझुनू डिपो को भी 5 रूट अलॉट किए गए हैं। शायद आज इन परमिशन आ जाएगी, परमिशन मुख्यालय से आने के बाद में ये बसें संचालित की जाएगी। वहीं रायसिंह नगर कृषि उपज मंडी समिति की लापरवाही के चलते सरकारी गेहूं गंदे नाले के पानी की भेंट चढ़ गया। दरअसल मंडी परिसर में गेहूं के करीब 1,25,000 बोरे रखे हुए थे, लेकिन बारिश होने से नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे मंडी परिसर में रखे गेहूं के कट्टे गंदे पानी की भेंट चढ़ गए। वहीं इसको लेकर मजदूरों ने नगर पालिका के सफाई कर्मचारी नरेश लोट से गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करने की मांग की, जिस पर सफाई कर्मचारी भड़क उठा। इस दौरान मामला बढ़ने पर मजदूरों के प्रधान सहित मजदूरों ने सफाई कर्मचारी का विरोध किया, जिसके बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कर्मचारी को फटकार लगाते हुए गंदे पानी की निकासी के लिए उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं चुरू के राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या मामले में हनुमानगढ़ के रावतसर में सीबीआई जांच की मांग अब बढ़ गई है। पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने सीबीआई जांच के साथ ही बीजेपी नेताओं पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।